सिनेरियोज आई विल एक्सप्लेन व्हाट टू डू। जिन लोगों का ज़्यादा टाइम है, जिन लोगों का कम टाइम है, मैंने दिया था 2019 का रूटीन है। Hello everyone, welcome back to my channel The Blissful Sandy. Welcome to my Friday episode and आज का थंबनेल देख के आई होप यू गॉट ए आइडिया कि मैं किस चीज़ के बारे में वीडियोस बनाने जा रही हूँ। तो फॉर देम जिन लोगों को पता नहीं है हु एम आई, तो बेसिकली माय नेम इज़ शायंतनी एंड मैं एम्स कॉलोनी का नर्सिंग ऑफिसर हूँ। मैंने नॉर्सेट 2020 क्रैक करके मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया एंड मैंने 2019 में आरआरबी भी क्रैक किया था। तो आई हैव बोथ द एक्सपीरियंस ऑफ नॉर्सेट आरआरबी एंड आज का वीडियो बस नॉर्सेट के लिए नहीं, ऑल अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम है सबके लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हो उसका मैं बेसिक स्ट्रैटेजीज आप लोगों के साथ मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एंड आई होप डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। तो मेरा आज का जो वीडियोस है ये बोथ सिनेरियो के लिए एप्लीकेबल होगा। जो लोग अभी स्टूडेंट हो, मतलब बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, एंड फॉर देम जो लोग ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग या तो जीएनएम कंप्लीट कर दिया, अभी जस्ट आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इन बोथ सिनेरियोज आई विल एक्सप्लेन व्हाट टू डू। जिन लोगों का ज़्यादा टाइम है, जिन लोगों का कम टाइम है, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस वीडियो। आई होप ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडिया देने वाले हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस है जो लोग कोचिंग करवाते हैं, एमसीक्यू शेयर करते हैं एंड नोट्स देते हैं, पढ़ाते हैं। आई एम नॉट लाइक देम। मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने नहीं वाली हूँ, बट येस मैं आप लोगों को ज़रूर कुछ स्ट्रैटेजी शेयर कर सकती हूँ जो आप लोगों को हेल्पफुल होगा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। क्योंकि हमेशा पढ़ना ज़रूरी, मतलब पढ़ना तो ज़रूरी होता है, बट पढ़ने के साथ साथ आप कैसे स्मार्ट वर्क करते हो, कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़ते हो, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप बस पढ़ाई करते जा रहे हो उसमें कुछ नहीं होगा। आपको स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट वे से आपको प्रिपरेशन करना है, तभी जाके आप क्रैक कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे आप स्मार्ट वेज फाइंड करते हो एंड एग्ज़ाम को क्रैक करते हो, पढ़ते हो। तो चलो आज सब कुछ मैं इसी वीडियोस के मैं बताने वाली हूँ। तो चलो स्टे ट्यून्ड एंड वीडियोस को जल्द से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो स्ट्रैटेजीज़ है मैंने उसको 5 चीज़ों में डिवाइड किया है एंड वो 5 स्ट्रैटेजीज़ क्या है। फर्स्ट वन इज़ अ कंप्लीट द थ्योरी पार्ट, सेकेंड वन इज़ द प्रैक्टिसिंग मोर MCQs, third one is a make a proper routine and fourth one is a give attention on your clinical postings and fifth one is a exam strategy। तो इस 5 चीज़ों के बेस्ट करके मेरा स्ट्रैटेजीज़ है। तो चलो शुरू करते विद द फर्स्ट स्ट्रैटेजी विच इज़ कंप्लीट द थ्योरी पार्ट। तो इन दिस कंप्लीट द थ्योरी पार्ट व्हेन आई एम सेइंग एट, आपको बेसिक क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक इन द सेंस हम बता रहे हैं कि हम लोगों को जो पढ़ाई है तो बेसिकली वो सिस्टम वाइज है। जब हम पढ़ते हैं ना, लाइक कार्डियक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम हमको पढ़ना है। तो आप कोई भी पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उससे पहले आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कैसे? क्योंकि देखो आप अगर उस सिस्टम का पर्टिकुलर, मान लो मैं कार्डियक सिस्टम को पकड़ती हूँ, अगर उस सिस्टम का आपको नॉर्मल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और कैसे नॉर्मली फंक्शन करता है अगर आपको नहीं पता है तो आगे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो मेक श्योर कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर रहे। मतलब आप कार्डियक सिस्टम पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए हार्ट कैसे नॉर्मली वर्क करता है, हार्ट का एनाटॉमी कैसे है, हार्ट का फिजियोलॉजी कैसे है, हार्ट का नॉर्मल फंक्शन कैसे है, हार्ट कैसे पंप करता है, एंड ऑल दैट थिंग यू शुड नो ऑल द थिंग। क्योंकि आप अगर आगे जाके हार्ट का, मतलब कार्डियक सिस्टम का अगर आप डिजीज कंडीशंस पढ़ोगे लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, तो अगर आपको नॉर्मल बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी नहीं पता होगा तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। एंड कभी भी ये सब चीज़ें आप मत सोचना कि आप रट्टा मार के पढ़ लोगे तो हो जाएगा। हाँ, रट्टा मार के हो जाता है, बट आपका अगर बेसिक क्लियर रहेगा ना तो आप जब एग्ज़ाम दोगे आपका क्रिटिकल थिंकिंग आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ पता भी नहीं है ठीक से, बट अगर आपका बेसिक क्लियर है तो दैट टाइम एटलीस्ट यू कैन यूज़ योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो मैं कहूँगी, देखो अभी जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी आई गेस ईजी है एंड टाइम भी है।
तो आप लोग जब अभी पढ़ रहे हो तो एकदम साथ साथ में पढ़ो। अगर आपको मेडिकल सर्जिकल में दिया गया है कि कार्डियक सिस्टम या तो नर्वस सिस्टम पढ़ना है, पहले अच्छे से उसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ो। एंड आई डोंट थिंक कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला है, क्योंकि 11-12 मोस्टली लोग तो साइंस के बिना तो आप नहीं जा सकते हो ना बीएससी नर्सिंग में, तो साइंस में तो पढ़े ही हो। आपको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है सो दैट कि आपका बेसिक्स क्लियर है। तो अगर आप बेसिक्स क्लियर कर लोगे तो देन यू कैन लाइक गो थ्रू द मेडिकल सर्जिकल का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, एंजाइना पेक्टोरिस, ये सब जितना डिजीज कंडीशन वगैरह है ना वो आप पढ़ सकते हो। साथ ही साथ में आप पता है क्या कर सकते हो, आप पीडियाट्रिक जो नर्सिंग है उस चैप्टर का भी आप जो कोएक्शन ऑफ एओर्टा, जो बच्चे लोगों का जो होता है ना कंडीशंस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिलेटेड, वो भी आप साथ साथ में कवर कर सकते हो। तो मैं जो सिंपल से कहना चाह रही हूँ, आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंटर कनेक्ट करके पढ़ो। मतलब कुछ भी चैप्टर लिया उसका पहले बेसिक पढ़ो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फिर उसका डिजीज कंडीशन, कॉजेज, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, सब कुछ में जाओ, फिर उसको इंटर कनेक्ट करो। अच्छा ये एबनॉर्मल है तो नॉर्मल ऐसा है, तो सो दैट कि आप खुद ही कोरिलेट कर पाओ दोनों के अंदर एंड आपका अंदर खुद ही आइडिया बने। मैं ये क्यों कह रही हूँ आपको ये बाद में पता चलेगा जब आप एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करोगे एंड आगे जाके और पढ़ोगे। एंड आप अगर इनक्लेक्स पढ़ते हो, इनक्लेक्स इज़ अ बुक, मैं लास्ट में आप लोगों को सब बता दूंगी कि क्या क्या बुक्स पढ़ना है। इनक्लेक्स में भी अगर आप देखोगे, आप अगर बेसिक क्लियर कर लोगे ना तो बाकी चीज़ आप आराम से पढ़ सकते हो एंड आपका दिमाग में भी वो घुसेगा। तो यही है कि कंप्लीट थ्योरी करो। मैं तो बस ये मिड सर्च के लिए बोला, इट्स फॉर ऑल लाइक ऑब्स्टेटिक, गायनी एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पहले ही बोल दिया, एंड उसके बाद मेडिकल सर्जिकल एंड आफ्टर दैट कम्युनिटी हेल्थ का तो चलो आपको पूरा जैसे पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, उसका तो कुछ इंटरकनेक्शन नहीं है। बट हाँ कुछ कुछ चैप्टर्स है वो भी इंटरकनेक्शन उसके लिए भी ज़रूरत पड़ता है। तो द थिंग इज़ आपको पढ़ना है थ्योरी पार्ट अच्छे से। एंड इसी के दौरान मैं सोचा अपने प्रिपरेशन के टाइम में मैं आपको एक मेरा प्रिपरेशन का बुक दिखाऊं। तो बेसिकली ये बुक है लाइक पीआर यादव का, एंड इससे ही मैंने प्रिपरेशन की थी। एंड मुझे काफ़ी ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि देखो स्टूडेंट लोगों के लिए तो इट्स गुड कि आप अभी से जो मेडिकल सर्जिकल का प्रॉपर बुक है उससे ही एक एक चैप्टर करके पकड़ पकड़ के पढ़ रहे हो एंड आपके पास टाइम है। बट जब मैंने तैयारी किया था वो ऑलरेडी मेरा स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो चुका था एंड मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा था। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं मेडिकल सर्जिकल का बुक अलग से उठा के पढूँ, अलग अलग से सब कुछ पढूँ, तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था। तो अगर किसी को कम टाइम में अच्छे से पढ़ना है, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस बुक। एंड मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर कार्डियक सिस्टम की बात हो रहा है तो सिंपल दिस थिंग देखो, आई थिंक यू कैन सी कि पहले लाइक एनाटॉमीज वगैरह है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, एंड उसके बाद नॉर्मल फिजियोलॉजी वगैरह है, एंड धीरे धीरे ये कंडीशंस में जाते हैं। तो मैं ऐसे ही पढ़ती थी एंड फुल बुक में देखो मेरा मार्क किया हुआ है। तो थॉरली आपको पढ़ना है एंड डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू दिस बुक। मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी आपको अगर बेनिफिशियल हुआ तो। एंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप लोग थ्योरी पढ़ रहे हो ट्राई करो कि आप खुद का एक नोट बनाएं। जैसे आपको मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बुक में दिखाया, जैसे जैसे मैं बुक पढ़ती थी साथ साथ में देखो मैं अपना नोट्स भी बनाती थी, विच इज़ लाइक लिटरली हेल्पफुल फॉर मी। तो देखो पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ही मैंने पूरा नोट बनाया है। तो इफ़ यू वांट आई कैन पुट अ पिक्चर। सो एक एक करके मैं लाइक एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, फिर क्या क्या डिजीज कंडीशन है, थेरापेटिक मैनेजमेंट क्या क्या है, तो लाइक दैट यू कैन लिटरली मेक ए कॉपी एंड नोट प्रिपेयर कर सकते हो। ये लेके मैं क्यों बैठी हूँ, आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ कि खुद का नोट प्रिपेयर करना कितना इम्पॉर्टेंट है। आप कोचिंग ले लो, कुछ भी ले लो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करो, कोचिंग ले लो, बट मेक श्योर आप खुद का एक नोट बना रहे हो। क्योंकि जब आप पढ़ाई के टाइम ज़्यादा सेंस यूज़ करोगे, ज़्यादा सेंस ऑर्गन मतलब आप आँख यूज़ कर रहे हो, लिख रहे हो, तो ज़्यादा सेंस ऑर्गन यूज़ हो रहा है, तो उस चीज़ आपका दिमाग में ज़्यादा बैठेगा। एंड मैं ये बहुत ही ज़्यादा फॉलो करती हूँ एंड मतलब किया था, एंड आई लिटरली इट्स वेरी हेल्पफुल। तो कोशिश करो खुद को नोट बनाना। जो लोग स्टूडेंट हो उनके लिए तो ईजी है, अभी से धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर का नोट बनाते रहो। एंड मेरा ये जो नोट है ना, बस पीआर यादव बेस्ट नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। तो मान लो पीआर यादव पढ़ते पढ़ते मेरे साइड में और बुक्स है, लाइक नॉट यहाँ पे एनसीईआरटी है, टारगेट हाई है एंड पीआर यादव है, सब मिला के ये जो नोट्स है ना, ये सब मिला के जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने राइट डाउन किया एंड इट्स लिटरली हेल्पफुल।
सो आई थिंक मैंने समझा पाया आप लोगों को कैसे कंप्लीट थ्योरी पार्ट आपको पढ़ना है। तो बेसिक पढ़ो अच्छे से, बेसिक एंड थ्योरी नोट बनाओ। एंड कोचिंग के साथ साथ खुद का नोट होना बहुत ज़रूरी है। कोचिंग वाले तो नोट बना के देंगे, बट आप उसको इसको क्या कहते हैं, आप स्पून फीडिंग की तरह पढ़ रहे हो, इट्स नॉट गुड। उनका कोचिंग का नोट्स डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, बट आप खुद से जब नोट बनाओगे ना, ये और सबके साथ मिला के और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड कोचिंग है तो आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट तो है ही। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑन द कंप्लीट द थ्योरी पार्ट। नेक्स्ट मैं आ जाऊँगी द वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ प्रैक्टिसिंग मोर MCQs। देखो, आपने पढ़ तो लिया, बहुत सारा पढ़ा, काफ़ी सारा सब्जेक्ट्स है। आप सब कुछ ना, दिमाग तो एक ही है ना हमारा, सब कुछ ऐसे सब कुछ मिक्स हो जाता है। MCQ जब आप प्रैक्टिस करोगे, वो पता है क्या करेगा, आपका माइंड में जितना सारा कन्फ्यूजन है वो कर देगा क्लियर। अभी नॉट सेट ज़्यादा लोग पता है क्यों नहीं क्रैक कर पा रहे, क्योंकि जो क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस होता है वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है। एंड काफ़ी लोगों को यही लगता है, काफ़ी लोग हैं, सबको ही सारे ऑप्शन सेम ही लगता है, क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो प्रिपेयर कर रहा है, दे आर प्रिपेयरिंग इट लाइक दैट। वो देखना चाहता है कि आप कितना मेक श्योर हो उस ऑप्शंस को लेके। तो MCQ पता है क्या करेगा, आपका जो उस ऑप्शन को जो आप कर रहे हो ना टिक, मतलब एकदम श्योर होके, वो आपको और हेल्प करेगा। आप ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करोगे, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ यही है। एंड ये चीज़ आपको एग्ज़ाम के टाइम में भी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में एक तो हमारा अंदर स्ट्रेस होता है, एक टाइम बाउंडेड होता है कि इसी टाइम के अंदर हमको ख़त्म करना है। अगर आप उस टाइम में ज़्यादा कन्फ्यूज रहोगे एक क्वेश्चंस को लेके, तो वो पूरा पेपर को हैम्पर कर सकते हैं। तो बेटर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करोगे। जब ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करोगे, आपका माइंड में एक ना आइडिया हो जाएगा इसका आंसर यही होने वाला है। अब आपका क्वेश्चन ये रह सकता है कि आप MCQs कहाँ से प्रैक्टिस करोगे। तो अगेन फॉर दैट, पीआर यादव जो मैंने बुक बोला, उसका ही एक MCQ पार्ट होता है, जहाँ पे सिस्टम वाइज या तो चैप्टर वाइज MCQs बहुत सारा पेपर रहता है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन टारगेट है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैंने फॉलो किया था। एंड अच्छा है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका बैक साइड में काफ़ी सारा पुराना पेपर्स रहता है, तो उसको करते जाओ। कहीं ना कहीं एग्जामिनर कितना ही न्यू क्वेश्चंस बनाएगा, कहीं ना कहीं वो रिपीट भी होगा। तो आप जब सारे क्वेश्चंस पेपर एक साथ में प्रैक्टिस कर लोगे, तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व द पेपर इन एग्जाम वेरी इजीली। तो ट्राई करो वो पेपर आप देने का। एंड पेपर देना मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे देख रहे हो, आपको लिटरली एग्ज़ाम की तरह ही देना है। जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो, तो साथ साथ में आप एग्ज़ाम कैसे दोगे, आई विल शो यू मैंने कैसे दिया था। तो देखो, इट्स अ सिंपल एग्ज़ाम। देखो, इधर भी दिया था, इधर भी दिया था। तो यहाँ पे देखो, मैंने ये किया है सारे मेरा MCQs को फिल। यहाँ पे देखो 1 to 100 क्वेश्चंस। तो मैंने अपने आप में ही एक कर दिया कि मुझे इतना आवर में कंप्लीट करना है, जितना टाइम रहता है 3 आवर्स मान लो, तो उतना टाइम में मुझे इतना क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। फिर मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर तो पीछे दिया ही रहता है, मैंने देखो खुद ही लिटरली चेक किया। खुद लिटरली चेक करने के बाद नीचे मतलब मार्क्स भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो ये इट इज़ अ रफ कॉपी, तो अच्छे से तो ऑब्वियसली नहीं लिखा है। तो आपको ऐसा ही MCQ प्रैक्टिस करना है। नोट पकड़ो एंड पूरा एग्जाम्स की तरह दो। उसमें आपका क्या होगा, एक तो टाइम मैनेजमेंट का भी आइडिया हो जाएगा। जब आप धीरे धीरे एक एक पेपर सॉल्व करोगे ना, आपका आइडिया हो जाएगा कि किस में कितना टाइम लगना चाहिए। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिसिंग MCQs पार्ट। एंड जिसके पास कोचिंग है एंड सब कुछ है, तो उन लोगों को तो ऑलरेडी पेपर्स वगैरह मिलता ही है MCQ, तो वो प्रैक्टिस करो, बहुत ही मतलब और ज़्यादा अच्छा होगा। एंड यूट्यूब में कुछ कुछ चैनल्स मैं ड्यूरिंग दैट टाइम प्रिपरेशन फॉलो करती थी, जो लोग बहुत सारे MCQs बस डिस्कस करते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि ज़्यादा MCQs पता है कैसे होता है, मैं आप लोग को जस्ट सिंपली बता दूँ। जब अब MCQ का एक क्वेश्चन होता है ना, तो आप धीरे धीरे, जैसे मान लो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप धीरे धीरे पढ़ के MCQ कर रहे हो, तो आप अपना दिमाग को काम में लगा रहे हो, अच्छा ऐसा है तो ऐसा होगा, फिर उसका मैनेजमेंट ऐसा होगा, लाइक दैट। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जब आप MCQ प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आपका आइडिया बढ़ती रहेगी और क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस भी बढ़ता रहेगा, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी काम में आने वाला है। तो बस पढ़ने से नहीं होता है, आपका दिमाग को जितना आप वर्क करोगे उतना वो वर्क करेगा, उतना अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग MCQs। तो मैंने बोल दिया कहाँ कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो सके तो मैं नीचे सारे का लिंक्स दे दूँगी।
थर्ड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेक ए प्रॉपर रूटीन। मेक ए प्रॉपर रूटीन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एक रूटीन प्रिपेयर करते हो, मतलब आप एक डिसिप्लिन में जा रहे हो। एंड लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट करना हो, आपका डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ चीज़ों में डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, इतना टाइम में मुझे इतना पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, आप कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। रैंडमली यू आर स्टडिंग, ये कभी ये मेडिकल सर्जन थोड़ा सा पढ़ लिया, मन नहीं हुआ, 15 मिनट के बाद ये पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर रूटीन बनाना है। एंड आपके पास जितना टाइम पीरियड है, अगर स्टूडेंट लाइफ है तो मैं हमेशा बोल रही हूँ, देखो जो स्टूडेंट हो, मेरा वीडियोस देख रहे हो, सारे पॉइंट्स आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब एज आपके पास अभी बहुत टाइम है, तो जो जो पॉइंट मैंने बोला है उसको आप और ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, देखो आप लोगों को टाइम का हिसाब से आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। मैं मिनिमम टाइम पकड़ रही हूँ 1 मंथ, क्योंकि 1 मंथ पहले तो नोटिफिकेशन आ ही जाता है, तो मिनिमम 1 मंथ तो आपके पास होगा प्रिपरेशन के लिए। तो लाइक दैट आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना है। अगर आपको चाहिए, मैं ये रूटीन मेरा जो था ये काफ़ी पुराना है, देखो 2020 में मैंने दिया था, 2019 का रूटीन है। बट मैं देखो बेसिक तो यही है ना, मैंने जैसे यहाँ पे डेट डाल डाल के किया है ना, कि ये डेट में मुझे ये सिस्टम पढ़ना है, ये डेट में मुझे ये सिस्टम पढ़ना है, ये डेट में मुझे ये सिस्टम पढ़ना है, ऐसा करके आपको लिखना है। एंड मैंने मेरा शेड्यूल को 3 पार्टों में डिवाइड किया था, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। एंड मैं प्रेफर करती हूँ, मैं पता नहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा कि नहीं, बट स्टिल आई एम शेयरिंग। मॉर्निंग और नाइट में मैं ज़्यादा थ्योरी पार्ट में कंसेप्ट करती थी, जहाँ पे ज़्यादा दिमाग में अच्छे से पढ़ना, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखो एक तो मॉर्निंग टाइम होता है, हमारा माइंड जो होता है बहुत ही फ्रेश होता है, उस टाइम आप कुछ भी पढ़ोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से स्टोर होगा हमारा ब्रेन में। आपको देखो जब फिजियोलॉजी की बात आता है, ये भी हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ब्रेन दैट टाइम ज़्यादा वर्क करता है। एंड नाइट टाइम में अगर आप अच्छे से पढ़ के सोओगे, तभी भी बहुत अच्छे से जो पढ़ाई है ना वो स्टोर हो पाएगा। बाकी बचा आपका इवनिंग टाइम में जनरली सबका एनर्जी थोड़ा सा डाउन होता है, एटलीस्ट मेरा तो इवनिंग के टाइम में। इवनिंग इन द सेंस देखो मैं पढ़ती थी लाइक दोपहर को क्या होता है ना, ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं होता, थोड़ा सा जो वो होता है बॉडी थोड़ा सा लेथर्जिक मोड में होता है। तब आप क्या कर सकते हो, तब आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। तब आपको अलग से दिमाग में कुछ नहीं घुसाना है, आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो रूटीन फॉलो होगा। तो डेफिनेटली ये तो मेरा रूटीन था, आप अपने हिसाब से कैसे भी रूटीन फॉलो कर सकते हो, टाइम के हिसाब से डालो, कुछ भी रूटीन फॉलो कर सकते हो। एंड ऐसे ही मेंटेन करके आप पढ़ाई करो, जितना टाइम पीरियड आपके पास बचा है, जितना टाइम पीरियड बचा है उतना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड कोशिश करना कि थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिसिंग के में ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे साथ साथ में आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ आपके अंदर कमी है। तो जो चीज़ आपके अंदर कमी होगा, तब आप उस चीज़ को लेके और ज़्यादा पढ़ाई कर सको। और अगर आप एमसीक्यूज़ के लिए मान लो कभी कभार लोग क्या एकदम लास्ट का कुछ ही दिन रख देते हैं कि हाँ अब 1 हफ्ता है बस एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगी, ऐसा मत करो। क्योंकि आप थ्योरी तो पढ़ लिया, क्योंकि ये बुक से पढ़ लिया, प्यारी यादव ये तो कुछ भी बुक से पढ़ लिया, थ्योरी तो पढ़ लिया, बट जब आप एमसीक्यूज़ करोगे ना, आपको डेफिनेटली ये लगेगा ये तो मैंने नहीं पढ़ा शायद। तो कुछ आपको जो चीज़ कमी है ना, वो आपको महसूस होगा कि हाँ इस चीज़ में मुझे और पढ़ना चाहिए, और डीप में पढ़ना चाहिए। तो आपको जल्दी से थ्योरी को कंप्लीट करना है। लाइक 1 मंथ है, तो मैं कहूँगी कि 15 दिन पूरा थ्योरी कंप्लीट करो, 15 दिन में बस एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो। एंड ये नहीं कि जब आप थ्योरी 15 दिन में पढ़ो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे, तभी भी करना है, बट ज़्यादा मतलब अगले जो 15 दिन है पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा। एंड लास्ट में एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन तो मैं कम ही बोल रही हूँ, 2-4 दिन तो एटलीस्ट रखना आपको एमसीक्यूज़ के दौरान जो जो चीज़ कमी महसूस हो वो थोड़ा रिपीटेडली पढ़ने के लिए। तो ये हो गया आपका मेंटेन ए प्रॉपर रूटीन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ना जैसे मैंने बोला। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा। एंड फोर्थ वन इज़ बेसिकली स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स कि गिव अटेंशन ऑन योर क्लिनिकल पोस्टिंग्स। अब देखो जिनका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, आई कैंट से एनीथिंग। बट जो लोग अभी स्टूडेंट्स हो उनके लिए मैं कहूँगी कि
आप लोग प्लीज़ जब क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जा रहे हो, आई होप मोस्टली कॉलेज में क्लिनिकल पोस्टिंग्स होता ही है, तो जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जा रहे हो आप लोग ज़्यादा अटेंशन दो। मतलब आप कुछ केस स्टडी बना रहे हो, केयर प्लान बना रहे हो, देखो कभी कभार तो हमको असाइनमेंट के दौरान थोड़ा कॉपी पेस्ट, थोड़ा सा जो भी है मन है लिखना, ऐसा होता है। बट जब आपको हॉस्पिटल में लाइक अच्छा कोई केस मिल रहा है ना, उसको अच्छे से स्टडी करो। जैसे मैं अपना लाइफ का बता रही हूँ, माइस्थेनिया ग्रेविस है ना, ये बहुत ही अनकॉमन है, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिटेड होने वाला नहीं है। बट मैं क्लिनिकल पोस्टिंग में जब थर्ड ईयर में थी, आई होप थर्ड ईयर में थी, तब मेरा जो पोस्टिंग चल रहा था उस टाइम एक माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट था। देखो मैंने बुक में पढ़ा कि माइस्थेनिया ग्रेविस में ऐसा 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 होता है, बट कन्फ्यूजन रहता था ना कि माइस्थेनिया ग्रेविस, गुलेनबेरी, ये सब को लेके। बट जब मैंने क्लिनिकली उस पेशेंट को देखा, पेशेंट के साथ बात किया कि आपको क्या क्या होता है, तो वो बोलेगा कि ऐसे ऐसे करके मेरे को सेंस लॉस होता है, जो भी है। तो जैसे आप उनसे बात करोगे, जब आप उसका केस स्टडी बनाओगे, केयर प्लान बनाओगे, अगर आप केस स्टडी केयर प्लान नहीं भी बना रहे हो, आप सिंपली उस क्लिनिकल पोस्टिंग को यूटिलाइज करो जितना टाइम आप लोगों का है, उनके साथ बात करो, उनका क्या क्या सिम्टम्स था, फिर जाके घर पे उसको रिलेटेड करके पढ़ो, तो आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। एंड मेरा लाइफ में क्लिनिकल पोस्टिंग्स बहुत ही एक मेजर रोल था। काफ़ी लोगों ने मेरा जो प्रीवियस वीडियो था हाउ आई क्रैक वन नॉर्सेट इन 1 मंथ, काफ़ी लोगों ने बोला था 1 मंथ में कैसे हो सकता है। बट मैंने बाद में रियलाइज़ किया था ये बस मेरा पढ़ाई नहीं थी, बट ऑल्सो मेरा क्लिनिकल पोस्टिंग्स का भी एक मेजर रोल था। मैं एवरीडे जब जाती थी, अच्छे से जितना टाइम रहती थी, कुछ केस होता था टीचर आके पढ़ाते थे, या तो खुद भी कभी कभार देख लेके जब पेशेंट से बात करते थे, वो काफ़ी मतलब बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ सामने से देखते हो एंड जाके उसको रिलेटेड पढ़ते हो ना, वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है। तो आई थिंक ये आपको फॉलो करना चाहिए। एंड सेम फॉर द प्रोसीजर ऑल्सो, कुछ भी कर रहे हो, आईवी कैनुलेशंस वगैरह, तो वो जब आप प्रैक्टिकली करने का ज़्यादा कोशिश करना। क्लिनिकल पोस्टिंग में जितना हो सके आप जितना सीख सको उतना सीखो। कैनुलेशन से करते हैं, अगर कुछ प्रोसीजर हो रहा है आपका ड्यूटी एरिया में, जैसे सेंट्रल लाइन इंसर्शंस वगैरह, तो उस टाइम में कोशिश करो जितना हो सके आप ऑब्जर्व करने का, क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे तो कुछ चीज़ आपका दिमाग में रहेगा। जो प्रोसीजर होता है वो अगर आप डायरेक्टली देखोगे एंड उससे सीखोगे, तो उससे आपको बेटर नॉलेज मिलेगा। तो ये हो गया आपका गिव अटेंशन ऑन द क्लिनिकल पोस्टिंग, एंड इट्स स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। और जो लोग स्टूडेंट्स के बाहर आ चुके हो, प्रैक्टिकल का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ट्राई टू बाई समथिंग जिसमें कुछ प्रोसीजर थिंग्स जहाँ पे मेंशन होता है ना, हाउ मतलब प्रोसीजर रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई है, कैसे ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है। आप लोग ये बुक कुछ खरीदो एंड उससे पढ़ो कि प्रोसीजर कैसे मेंटेन होता है। क्योंकि देखो अभी नॉर्सेट में ना बस थियोरेटिकल क्वेश्चंस आना बंद हो गया, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आना भी चालू हो गया, जिसके लिए आपको डेफिनेटली लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगी वो आप लोग फॉलो कर सकते हो। एंड लास्टली द पॉइंट इज़ द एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी। ये तो हो गया, चलो क्या कैसे कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया। एंड अभी हम लोग आ चुके हैं सब कुछ फॉलो करके, आप देने गया हो एग्ज़ाम, तब क्या स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करना है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आपके पास एक तो होता है टाइम बाउंडेड थिंग, आपको उस टाइम के अंदर इतना चीज़ें करनी है। सेकेंड थिंग जो होता है वो है स्ट्रेस, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो कि होगा नहीं होगा, तो सबके लिए मैं बताऊंगी। एंड अभी जो नॉर्सेट का जो रिसेंट हुआ है कि एक एक सेगमेंट कंप्लीट होता है, फिर दोबारा वो रिव्यू नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ। तो फर्स्ट वन इज़ द टाइम मैनेजमेंट। आपको अभी एक एक स्लॉट में आता है लाइक 20 क्वेश्चन, उसी के अंदर ख़त्म करना है, उसके बाद वो पेज और नहीं आता है। तो आप पहले जो मैं कहती थी कि पूरा क्वेश्चंस कर लो, फिर जो मतलब आपको कंफ्यूज है उसको रिव्यू करके रखो, देन उसको आप लास्ट में उसको सॉल्व करो, ये मैं कहती थी। बट अभी तो थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया, 2020 करके आ रहा है, तो आपको जैसे 2020 करके आ रहा है ना, तो ये चीज़ 2020 में ही अप्लाई करो। इन द सेंस आपके पास 20 क्वेश्चन है, तो आप फटाफट जो आपको आ रहा है क्वेश्चन फटाफट उस 20 क्वेश्चन में कर लो। एंड जो आपको कन्फ्यूज हो रहा है उसको रिव्यू करके रखो। एंड उसका तो टाइम लिमिटेड होता है ना कि 20 क्वेश्चन इतना टाइम में करना है, जितना जल्दी हो सके अच्छे से जो आता है उसको सॉल्व करो। एंड लास्ट में जो रिव्यू के लिए छोड़ दिया हो उसको अच्छे से काम तरीके से उसको
सॉल्व करो, क्योंकि आप जिसको जो मतलब जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसके पीछे ज़्यादा टाइम मत देना। आप जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, हो गया आपका 3 में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको लग रहा है ये नहीं आएगा, आएगा भी ऐसा करके, तो आप उसको रिव्यू के लिए छोड़ दो। आप बाकी जितना आ रहा है उतना करो, क्योंकि आप अगर एक चीज़ में उतना ज़्यादा फोकस करोगे तो जो आएगा वो छूट जाएगा। तो ये करके आप फॉलो कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, जैसा सिस्टम है आपको वैसा ही फॉलो करना पड़ेगा। तो सब कुछ होने के बाद एटलीस्ट एक रिव्यू के लिए पर सेक्शन में टाइम ज़रूर देना। एंड सेकेंड थिंग इज़ द स्ट्रेस। कभी कभार एग्ज़ाम के दौरान हम लोग को लगता है इतना टफ क्वेश्चन है, मेरे को नहीं आ रहा है, स्ट्रेस में मतलब और गड़बड़ हो जाता है। तो उनके लिए मैं कहूँगी आप एग्ज़ाम बहुत ही काम तरीके से दो, जो आ रहा है अच्छे से करो। एंड देखो, अगर हार्ड पेपर है तो वो सभी के लिए ही हार्ड है, आपके लिए अकेला नहीं है। तो उसको लाइक एकदम शांत होके उस सिचुएशन को हैंडल करो। आई नो उस टाइम में सिचुएशन हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी स्ट्रेस होता है, बट ट्राई टू लाइक यू काम डाउन योर सेल्फ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभार हड़बड़ी में, स्ट्रेस में हमको जो चीज़ आपको अच्छे से पता है वो चीज़ भी गलत हो जाता है। मेक श्योर करो जो चीज़ आपको आता है वो गलत ना हो कम से कम, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है। आपका स्ट्रेस को कभी उस चीज़ का मौका उठाने मत देना। आपने आपको काम रखो, अच्छे से प्रिपेयर किया तो ज़रूर आपको होगा। एंड ये मतलब मैं बोल रही हूँ, सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। काफ़ी लोग पढ़ के जाता है, स्ट्रेस के इतना स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि जो आता था वो भी नहीं आता है। तो मेक श्योर कि आप काम डाउन हो, शांत रहो, एग्ज़ाम का हॉल में पहले से ही पहुंच जाओ, सो दैट कि आपने आपको उस एनवायरनमेंट में अच्छे से रिलैक्स कर सको। तो बहुत छोटी छोटी पॉइंट है, आई नो कोई बताएगा नहीं बताएगा इस पॉइंट के बारे में, आई डोंट नो, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपका माइंड ही आपका सब कुछ है। सो दिस ऑल द 5 स्ट्रैटेजीज आई फॉलोड। एंड लास्टली 5 स्ट्रैटेजीज तो मैंने शेयर कर दिया, लास्टली मैं एक चीज़ ऐड करना ज़रूर चाहूँगी, विच इज़ कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट किया है एंड काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि पहले तो नॉर्सेट काफ़ी इजी था, अभी डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा टफ होते जा रहा है, तो नाउ कैसे क्रैक करें। तो द थिंग इज़, देखो, पहले जितना कंपटीशन था अभी कंपटीशन और बढ़ गया, तो पेपर भी इसलिए और टफ होता जा रहा है। बट द थिंग इज़ कि सिलेबस तो वही है ना, सिलेबस तो चेंज नहीं किया, या तो सिलेबस एग्जैगरेटेड भी नहीं हुआ कि इसके बाहर जाएगा, जो भी आएगा उसी सिलेबस के अंदर ही आएगा। तो इसके लिए आप बस एक ही चीज़ कर सकते हो, अपना 100% दे सकते हो। एंड ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि इतना टफ हो गया है अभी, तो मेरा तो कभी नहीं होगा। ये अगर आपने सोच लिया तो ट्रस्ट मी, कभी आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करना है उस चीज़ों का। एंड अगर देखो आपका नहीं होगा का इसका कोई सेंस नहीं बनता है जो सब ये कहता है, क्योंकि आपके साथ और भी कंपिटिटर्स हैं एंड वो लोग भी दे रहे हैं एंड दे ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड, राइट। तो व्हाई नॉट यू, मतलब आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हो। आप बस ऐसा नेगेटिव सोचना बंद करो कि मेरा नहीं होगा, अरे आपका होगा, दूसरे का हो रहा है तो आपका भी होगा। शायद आपका एफर्ट में कोई कमी रही होगी, या तो उस दिन आपका लाइक लक नहीं था, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि 2 बार नॉर्सेट दिया है, क्रैक नहीं हुआ, तो थर्ड बार और क्यों देना है, ऐसा नहीं है। आपका कोई भी प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं जाती, आपका जो प्रिपरेशन आपने किया है कभी ना कभी जो वो ज़रूर काम में लगेगा। एंड ट्राई करो, नॉर्सेट नहीं हो रहा तो ESIC, RRB, अदर और भी जो एग्ज़ाम है वो देने का। एंड नॉर्सेट 1 मतलब पहला 2 नहीं हुआ तो क्या हुआ, बाद वाला तो हो ही सकता है, मतलब होगा ही, क्यों नहीं होगा। आप प्रिपरेशन अपना चालू रखो, ज़रूर होगा। एंड मैं बोल सकती हूँ ये कि अपना पढ़ाई करो, अपना एफर्ट उसमें डालो, ज़्यादा ये चीज़ सोचने में मत डालो कि इतना टफ हो जा रहा है मेरा नहीं होगा। अगर ये सोचोगे तो कभी सच्ची में नहीं होगा। तो जितना हो सके 100% प्रिपरेशन में दो, एंड बेसिक स्ट्रैटेजीज जो मैंने बोला फॉलो करो। सेल्फ स्टडी, अगर आपको लग रहा है कि बस नहीं हो रहा है सेल्फ स्टडी से, तो ज़रूर कुछ कोचिंग ले लेना, बट कोचिंग के साथ साथ जो चीज़ मैंने बोली है वो ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। आई होप जो लोग कोचिंग लेते होंगे वो लोग तो प्रैक्टिसाइजिंग MCQs वगैरह कराता ही है, बट उसके साथ साथ खुद भी थोड़ा एफर्ट डालो, क्योंकि आपको अपना एफर्ट जो होता है ना वो अपना एफर्ट ही होता है, आप जितना डाल सकते हो उतना ही कम पड़ जाता है ये सब एग्ज़ाम्स के लिए।
तो चलो, ऑल द बेस्ट। बहुत सारा ज्ञान दे दिया। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। एंड काफ़ी दिनों के बाद मैंने ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी शेयर किया, काफ़ी लोगों ने मुझे ऐसे बोला था। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो। तो चलो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, एंड तब तक के लिए बाय बाय, एंड स्टे हैप्पी, स्टे काइंड, एंड स्टे ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलो, बाय बाय।